बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि DGISPR ने आज जो गुफ्तगू की है और जो इंटरव्यू दिया है उस हवाले से, और उस इंटरव्यू में उन्होंने डोजियर की बात की जो कि दिया गया। भारत कमज़ोर हुआ है हमारे डोजियर देने के बाद, सबूत सामने लाने के बाद और आलमी सतह पर हमारी सफारती कोशिशों के बाद, और इसके अलावा जो मामलात हैं उसका ओवरऑल क्या गुफ्तगू की गई है उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब, उन्होंने स्टील मिल्स का जो इस वक्त इशू चल रहा है उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की है, और उनका ये कहना है कि बुनियादी तौर पर माफिया स्टील मिल के हवाले से ज़्यादा परेशान नहीं है बल्कि उसकी ज़मीन पर उसकी नज़र है। तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सदर ममलिकत ने जुमा को 4 दिसंबर को जो जुमा आएगा उसको यौम दुआ के तौर पर उसका नाम दिया है और बाकायदा अपील की है उलमा से, तमाम मजहबी तबक़ात से कि वो दुआ करें कि मौजूदा सूरत हाल में मुल्क में जो कोरोना की वबा फैल रही है वो रुक जाए। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज जो DGISPR ने ग्लोबल विलेज स्पेस को अहम इंटरव्यू दिया है एक मैगज़ीन को, और उसमें 2-3 बड़ी ज़बरदस्त बातें की, लेकिन एक बात जहाँ से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामने आई कि वो ये है कि 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम किया इंडिया ने, उस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान तो सरापा एहतजाज है और आलमी सतह पर हमने उसको जिस अंदाज में उजागर करने की कोशिश की है उससे भारत की पोजीशन आलमी सतह पर कमज़ोर हुई है, उसका मौक़िफ़ कमज़ोर हुआ है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये एक बड़ी कामयाबी की आज अनाउंसमेंट थी? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारत का जो मौक़िफ़ था उस 5 अगस्त के इक़दाम के बाद दुनिया भर में कमज़ोर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जब से हमने CPEC का प्लान शुरू किया और CPEC हमारे यहाँ शुरू हुआ, फिर आपको पता होगा CPEC में ईरान शामिल हो गया है, चाइना ने वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। तो ये CPEC असल में इंडिया की आंख का जो है समझ लें कांटा बना हुआ है, जो वो नहीं चाहता कि CPEC तरक्की करे। हमारे ख़िलाफ़ बहुत सारी वो साजिशें कर रहा है, और मोदी जो है वो तो मेरे ख़्याल में अपनी आवाम पर, अपनी जो उसके मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और मसाइल हैं उन पर शायद वो तवज्जो ही नहीं दे रहा। वो हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई मतलब दहशत गर्दी का मंसूबा ही सोचता रहता है। मोदी जो है उसने जो जो इक़दाम किए हैं उसके बाद पाकिस्तान ने उनकी जो दहशत गर्दी जो पाकिस्तान में करते थे, चाहे वो कुलभूषण के ज़रिए हो, चाहे और उनके जो मुख्तलिफ़ वाक़यात में वो मुलव्वस थे, हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं ख़ास तौर पर ISI जो है, उन्होंने उनके सारे अज़ाइम को नाकाम बनाया। उसके बाद पाकिस्तान ने नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर मुश्तमिल एक डोजियर तैयार किया। चंद दिन पहले आपको पता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें टेलीफोन कॉल्स भी थी, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी। वो सारी दुनिया के सामने हम ले आए ताकि दुनिया जो है वो ये देखे कि इंडिया क्या कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं, DGISPR ने जो बात कही वो उससे उनका मौक़िफ़ तो कमज़ोर हुआ, लेकिन बदकिस्मती ये है नकी साहब, जो हमारी बदकिस्मती रही है वो ये रही है कि इंडिया पर अभी तक हम उस तरह प्रेशर नहीं दुनिया से डलवा सके कि वो इक़दाम वापस हों, या जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो अरब ममालिक हैं और अरब दोस्त हैं वो हमारे साथ खड़े हों। वो उस पर बहुत डिटेल से हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। अरब दुनिया में नई लीडरशिप आ गई है, नए लीडर्स आ गए हैं जिनसे हमारे पुराने ताल्लुकात थे बुज़ुर्गों से, वो मेरे ख़्याल में ना सऊदी अरब में अब रहे हैं ना वो मुत्तहिदा अरब इमारात में रहे हैं। बाकी अरब दुनिया भी आपको पता है अपने अपने मफादात को देख रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ 5 अगस्त को जो मोदी ने कश्मीर पे किया, हमारे साथ जिस तरह ईरान खड़ा हुआ, तुर्की वाले हुए, मलेशिया वाले हुए, उस तरह बाकी दुनिया नहीं हम खड़ी कर सके। ये जो हमने डोजियर है ये तो नाकाबिल तरदीद सबूत है कि वो एक दहशत गर्द है, इसमें कोई शक नहीं है और दुनिया भी मानती है। और जो वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाता था वो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए हैं, उसके कोई सबूत नहीं दे सका। देखें, जब कोई भी वाक़या हुआ तो उसके बारे में पाकिस्तान ने हमेशा कहा, जो इंडिया ख़ुद अपने तौर पर करता है और फिर पाकिस्तान में के खाते में डालने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान कहता है लाओ सबूत दें, हम इंक्वायरी करेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ हमने तो नाकाबिल तरदीद जो है, पाक अफवाज ने जो तरदीद और हमारी खुफिया एजेंसियों ने जो सबूत जमा किए उस पर डोजियर बनाया, लेकिन उस डोजियर को अक़वाम मुत्तहिदा में जमा भी कराया गया।
उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब हमें मुस्तकिल उस पर काम करना चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको बजाय हर हफ्ते मुल्तान जाके और अपने दरबार पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपने मुरीदों के घर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय दुनिया भर में घूमना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी आप अच्छी बात कर रहे हैं। वजारत ख़ारजा और हमारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। ज़ाहिर है पाक फ़ौज जो है वो अपनी डोमेन में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, इस पर भी बात करते हैं। कश्मीर के हवाले से भी बात की गई जो कि DGISPR ने की है, जिस तरह अभी आप कश्मीर का हवाला दे रहे से पहले तो हम उस हवाले से जो पहले उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर के मौजू यानी 5 अगस्त का जो मामला हुआ था वो कश्मीर ही का इशू था, उसी को लेकर ही आगे बढ़े हैं और उसके बाद हमारी एफर्ट्स जो है वो तेज़ हुई हैं। तो क्या गुफ्तगू की गई है, आइए ज़रा सुन लेते हैं। From the 5th of August 2019, whatever actions the Indian government took, the revocation of Article 370, the special status of Indian occupied Jammu and Kashmir. Ever since then, India has received a lot of negative press, and the issue has been very well supported by the Pakistan government, the way it has been taken up on different. जी, गुफ्तगू आपने सुनी है सजाद तरीन साहब जो कि DGISPR कर रहे हैं। अब एक और सवाल ये है कि जो अभी आपने मुस्लिम उम्मा की भी बात की है इसी हवाले से कश्मीर को लेकर, वो ये जिक्र कर रहे हैं कि OIC के एलामिये में इसे शामिल करवाया गया। आपके इल्म में होगा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में वज़ीर ख़ारजा बार बार उसका जिक्र करते रहे कि हमने OIC का एक स्पेशल इजलास कश्मीर के मौजू पर बुलवाया गया और उसमें उसके एलामिये में शामिल करवाया गया। और फिर अभी जो OIC की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी गुफ्तगू की गई है कश्मीर को लेकर और फिर जो कुछ भारत कर रहा है उसको लेकर। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जैसे मैं CPEC की बात कर रहा था, भारत की ये कोशिश है कि CPEC अपने टाइम पर मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल ना हो। वो ये चाह रहा है, इसीलिए वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी भी कर रहा है और मुख्तलिफ जो है ना और भी मनसूबे हमारे ख़िलाफ़ बना रहा है। अफ़गानिस्तान से भी हमारे ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, इसके सबूत मौजूद हैं। लेकिन हमारी आपने OIC की बात की, आज DGISPR ने भी बात की कि उनके एलामिया में शामिल है, लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि OIC से हमें जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। OIC अब मुझे एक डिबेटिंग क्लब लगता है। OIC पे जो 2-4 अरब ममालिक हैं जिनका असर रसूख है वहाँ पर, मैं ये समझता हूँ कि OIC के बारे में अब जो हमारे मुसलमान नई लीडरशिप है, हमारे जो नए लीडर्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए। ये बात पहले भी एक दफ़ा आपको पता है आगे चली थी कि OIC की जगह हम एक मुतबादल कोई प्लेटफॉर्म बनाए, मुतबादल कोई ऐसी फोरम होना चाहिए जिस पर बात की जाए। और इस पर आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रेडी भी हो गए थे, लेकिन सऊदी अरब से एक कॉल आई थी और उसके बाद फिर उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। अभी भी आपको पता है कब किसी वक्त आप भी प्रोग्राम रखेंगे तो मैं इस पर बात करूंगा। मुझे फ़ॉरेन ऑफिस के बहुत ज़िम्मेदार लोगों ने बताया है कि अभी भी पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मुत्तहिदा अरब इमारात में जो हमारे लोग नौकरियाँ कर रहे हैं और उनके हवाले से जो थ्रेड मौजूद हैं, वीज़े के हवाले से जो बातें हो रही हैं, उसके पीछे जो एक आपको पता ही है इजराइल वाला मसला जो है वो एक बड़ा मुस्लिम दुनिया में आजकल हो रहा है और बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो इजराइल को तस्लीम भी कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक इंटरव्यू किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो एडवाइज़र हैं CJ ताड़ल, चौधरी साजिद ताड़ल साहब, तो उन्होंने तो खुद इंटरव्यू में ये बात कही है कि पाकिस्तान पर और सऊदी अरब पर यह दबाव मौजूद है कि वो इजराइल को तस्लीम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक नया फोरम होना चाहिए जिस पर ये सारे मुसलमान जमा हों और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जी बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं और फिर जो दाखिली सतह पर कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं उसकी भी बात करते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिक्र करेंगे जो आज की बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से मुल्की सतह पर, जिसका ताल्लुक़ अवाम से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की मईशत से है। जातरीन साहब एक तो बड़ी अहम बात स्टील मिल के हवाले से बार बार बात की जाती है। PIA और स्टील मिल्स मेरे ख्याल में एक अरसा हो गया हम सुनते आ रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के आने के बाद तो मुसलसल ये बात हो रही है कि इसको प्राइवेटाइज़ करो, ये सफ़ेद हाथी की तरह बन चुके हैं, मुल्क की मईशत पर बोझ बन चुके हैं। ये इन इदारों का आप बार बार जिक्र सुन चुके हैं। आज सईद गनी साहब मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि स्टील मिल तो शायद इतना बोझ नहीं है और ना ही वो लोग स्टील मिल्स को ठीक करने या उसकी वजह से परेशान है कि उसके क्या असरात हैं। असल मामला इसकी ज़मीन का है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, आपको याद होगा कि एक दफ़ा बहुत पहले की बात है
कि ये स्टील मिल के निजकारी का अमल तकरीबन हो गया था जी। और इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने वो सारा मुआहदा ख़त्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि स्टील मिल के बारे में आज इस प्रोग्राम से आने से पहले, और मुझे ये यकीन था कि स्टील मिल के साथ आप PIA का सवाल ज़रूर पूछेंगे, तो मैंने डॉक्टर कैसर बंगाली और 2-4 और जो माहिर मईशत हैं उनसे बात की। उन्होंने मुझे ये कहा कि जितने लोग PIA में मौजूद हैं मुलाजमीन और जितने लोग स्टील मिल में मौजूद हैं, इतने अगर आप और भी भर्ती कर लें तो इन मुलाजमों की तनख्वाहों की वजह से ये इदारा नुकसान में नहीं है। अच्छा, ये दोनों माहिर मईशत बता रहे हैं। इस इदारे में जो बाकी 2 नंबरियाँ होती हैं, जो ऊपर से इसमें लूट मार की जाती है, उसकी वजह से ये दोनों इदारे खसारे में हैं। पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि स्टील मिल को बहुत सारे लोग जो हैं वो बंद क्यों कराना चाहते हैं। वो इसलिए बंद कराना चाहते हैं कि जब स्टील मिल लगाई गई थी तो ये कराची से बाहर थी। अब कराची जो है वो एक बहुत, कई शहरों का ऐसे लगता है कई शहरों का एक जत्था बन चुका है। वो बिल्कुल शहर में आ गई है जगह, और वो बहुत बड़ी ज़मीन है, कई एकड़ में वो ज़मीन है। तो उस पर जो जितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी बिल्डर्स हैं और प्रॉपर्टी माफियाज जो हैं, वो हर आने वाली हुकूमत को मुख्तलिफ ख्वाब दिखाते हैं और हर हुकूमत के लिए हुकूमत को नई नई कहानियाँ सुनाते हैं, और वो ये चाहते हैं कि स्टील मिल किसी न किसी तरह उसको बेच दी जाए, उसको हथिया लिया जाए, ये मामला, ज़मीन को हथिया लिया जाए, और ज़मीन पर जो है वहाँ पर फ्लैट बना दिए जाएं या उस पर कोई विले बना दिए जाएं या कुछ और कर दिया जाए। अच्छा, यही बात जो आप कर रहे हैं, सईद गनी साहब ने आज मेरे ख्याल डिटेल में, इसके साथ कुछ दीगर मामलात भी उन्होंने जिक्र किया है। मेरे ख्याल में सुन लेते हैं सईद गनी साहब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि स्टील मिल्स के हवाले से एक्चुअल मामलात वहाँ पर क्या हैं। जी सुनाइएगा सईद गनी साहब के साथ। ये जो PTI की नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत है, इन्होंने ये कहा कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम इन तमाम बड़े कौमी इदारों को रिवाइव करेंगे और हम प्रोफेशनल किस्म की जो है वो मैनेजमेंट लेकर आएंगे। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज इनकी हुकूमत को तकरीबन 2.5 बरस होने को आए हैं। स्टील मिल को चलाने के लिए कोई एक कोशिश, कोई एक काविश, कोई एक एफर्ट, कोई एक कदम ये बताएं जो उन्होंने उठाया हो कि जी हमने ये काम किया था स्टील मिल को चलाने के लिए और हम नाकाम हो गए। स्टील मिल से लोगों को निकालने का मकसद खसारा नहीं है। स्टील मिल से मजदूरों को निकालने का मकसद ये अपने किसी चहीते को, अपने किसी ATM को, अपने किसी इन्वेस्टर को ये। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि ये बात कर रहे थे अभी सईद गनी साहब और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये बड़ा आम मामला है। जातरी साहब, आप भी यही बात कर रहे थे कि सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि असल मामला ये नहीं है कि खसारा हो रहा है, जैसे अभी आपने इकोनॉमिक एक्सपर्ट की एक हवाला दिया है, तो वही बात सईद गनी साहब भी कर रहे हैं। तो फिर माफियाज को कंट्रोल करना तो हुकूमत का काम है। ये माफिया का जिक्र सईद गनी साहब भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं, और ख़ुद हमारे वज़ीर आज़म भी जिक्र करते हैं कि माफियाज हैं और उनको लगाम डालेंगे। देखिए नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये तो बात की जाती है, इस हुकूमत में तो बहुत बात हुई है कि माफियाज को कंट्रोल करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि ये जितने माफियाज हैं, चीनी वाले, आटा वाले, इनको अरबों रुपए का फ़ायदा भी इसी हुकूमत में हुआ। और ये जो माफिया है, इस माफिया की वजह से अवाम कितनी मुश्किलात का शिकार हुई और उन्होंने कितने अरबों रुपए कमाए। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि मुझे अफसोस हुआ है जहांगीर तरीन पर, कि जहांगीर तरीन का भी उसमें नाम आया शुगर स्कैंडल में। तो प्राइम मिनिस्टर की बात है जी। तो मैं ये समझता हूँ नकी साहब कि इस तरह चीज़ें चलती नहीं हैं। आप जिस तरह कर रहे हैं और आप जिस तरह चीज़ों को बेचना चाहते हैं, आप देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये पूरा सिस्टम, पूरा मुल्क जो है, आप पूरे मुल्क के इदारे निजकारी पे कर दें, ये नहीं चलेगा सिस्टम। उसकी वजह ये है कि ये जो निज़ाम है, ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, इस निज़ाम में अगर आप इदारों को बेचते चले जाएंगे, ना हमारे कर्जे उतरेंगे, ना कुछ और होगा। इन इदारों को ठीक करने की ज़रूरत है। इन इदारों में ऐसे लोग, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते रहे हैं, खुद सईद गनी पे भी कह रहे थे, जो आप क्लिप उनका सुना रहे थे। तो बात यह है कि इन इदारों में ऐसे लोगों को लाना होगा कि जो लोग आएंगे और इन इदारों को बेहतर करेंगे। स्टील मिल कोई बंदा नहीं लेना चाहता, ना किसी को दिलचस्पी है। वो निजकारी सिर्फ इसीलिए कराना चाहते हैं कि स्टील मिल की जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो ज़मीन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़मीन अब अरबों खरबों में चली गई है।
ये है सूरत हाल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप ना ये स्टील मिल बेच दें, आप रोड बेच दें, आप एयरपोर्ट दे दें, लेकिन ये मसले हल नहीं होंगे। मसले हल करने के लिए हमें मुतबादल मुआशी निज़ाम देखना नहीं, होगा। जब नजकारी का अमल होगा, अगर नजकारी का अमल होता है तो उसमें जाहिर है इस इदारे की बेहतरी का ही एग्रीमेंट होगा ना हुकूमत के साथ। क्या ये मुमकिन है कि हुकूमत को तो कुछ और यकीन दहानी करवाई गई है और उसके बाद सारा मामला बिल्डोज करके वहाँ फ्लैट्स बना दिए जाएं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो निजकारी होगी, वो निजकारी जब वो ख़रीदेगा, वो जब लोग आते हैं वो फिर अपनी शराइत पे बात करते हैं, और अगर वो हुकूमत की कोई शराइत मान भी लेते हैं तो फिर एक वक्त आएगा कि वहाँ वो अपना ग्रेजुअली उसको वो ऐसा कब्ज़ा शुरू कर देंगे, फिर उस पर ज़मीन पे कुछ बनाना शुरू कर देंगे। फिर अगर कोई मसला होगा तो वो कोर्ट में चले जाएंगे, फिर वो अपना मसला हल कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इन इदारों की निजकारी नहीं होनी चाहिए। इन इदारों को बेहतर बनाने के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। देखें, खुद असद उमर साहब की आप क्लिप निकाल के देख लें, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे तो खुद वो कहते थे कि हम इसको इस तरह कर देंगे और इस तरह कर देंगे। वो आप देख लें कि कौन सा इदारा उन्होंने बेहतर किया, ना सिर्फ बेहतर किया बल्कि पहले से जो इदारों की परफॉर्मेंस थी वो भी जीरो हो गई। वो तो खैर जिसका उन्होंने जिक्र किया वो जीरो, वो सारे के सारे जीरो हो गए। तो ये इस तरह काम नहीं चलता। मैं समझता हूँ कि ये इदारे बेचने से मजदूरों को आप जो है उनके बेरोजगार कर दें, या आप देखें वो कितना टाइम वो बैठे रहे हैं हमारे रेलवे लाइन पर, ठीक है, सईद गनी साहब उनके पास गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बैठकर ये अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, मुझे पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी बुलाई थी उसमें कोई एक नहीं 4-6 जिम्मेदार MNAs ने ये बताया, और 3 मिनिस्टर्स के बारे में उसने बताया, मिनिस्टर्स ने भी ये बात बताई कि उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहा है जी, अब जुमला था कि अब हमें अपना गियर बदलना चाहिए। हम जो आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के बारे में चोर करप्शन की जो बात कर रहे हैं, अब वो ज़्यादा काम नहीं चल रहा, अब हमें अपना बयानिया तब्दील करना होगा, कुछ डिलीवर करना होगा। ये वो लोग कह रहे हैं जो वोट लेके आए हुए हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो एक फ़ौज जफर मौज है तर्जमानों की, वो लोग हैं जिनको आप कहें कि कभी कहीं से काउंसलर बन जाए तो शायद वो काउंसलर भी ना बन सकें। अक्सरियत उन लोगों की है। तो वो लोग जो हैं वो माहौल ऐसा पैदा कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। देखिए, चोर डाकू 2.5 साल से हो गए आप करते रहे हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं उन पर, लेकिन आप क्या कोई डिलीवर क्या कर सकें? आप इदारा को बेहतर बना सकें, आप कोई हेल्थ का निज़ाम बेहतर कर सकें, आप कोई एजुकेशन का निज़ाम बेहतर कर सकें? आपने पुलिस का कहा था कि पुलिस इस्लाहत करेंगे, उसके लिए आप नासिर दुरानी साहब को पंजाब लेके गए, वो 2 महीने नहीं चल सके आपके साथ। पुलिस का आपने कहा था पुलिस को हम सियासी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे। 6 जो हैं ये अपने छठे हैं इनाम गनी साहब IG पंजाब, तो उसको पे भी फिर CCPO लाहौर के बारे में खुद प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मेरे बेनोई के प्लाट पे कब्जा था इसलिए CCPO लगाया है। अब प्राइम मिनिस्टर के बेनोई के प्लाट पर कब्जा जो है उसको छुड़ाने के लिए पुलिस का अगर होगा तो मेरे जैसे और आप जैसे और वो गरीब लोग जिनकी कहीं कोई बात नहीं सुनी जाती, जिनको पुलिस वाले जो हैं वो थाने में नहीं घुसने देते, उनके प्लाटों पे जो कब्जे हैं उनका क्या होगा? तो इन्होंने ये कहा कि हम इदारों की इस्लाहत करेंगे, हम पुलिस का निज़ाम बेहतर करेंगे, हम PIA को बेहतर करेंगे, हम स्टील मिल को बेहतर करेंगे। आप मुझे बताएं 2.5 साल में कौन सा इदारा बेहतर हुआ है? क्या हमारा हेल्थ का निज़ाम बेहतर हुआ है? आप देख लें, कोरोना की वजह से पूरे का पूरा हेल्थ का सिस्टम बैठ गया, ठीक है। अस्पतालों में एक तो कोरोना का है, उसके अलावा इस्लामाबाद के दोनों अस्पताल, बड़े अस्पताल, पिम्स को देख लें, पोली क्लिनिक को देख लें, वहां पर जो दीगर जो उनको मर्ज हैं लोगों को, दीगर जो बीमारी है उनको भी रोक दिया गया है कि जी आप हॉस्पिटल्स में ना आए। तो लोग, गरीब आदमी कहाँ जाए? यहाँ तो सेहत जो है वो कारोबार बनी हुई है। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, वो सबसे पहले आपको इंजेक्शन लगवाने के कहते हैं जी 5,000 पहले रखें, फिर आपके टेस्ट होंगे, फिर आपको देखा जाएगा, इलाज शुरू होगा। आपने नुकसान पर ही सारा कुछ कला दिया है। कौन सा इदारा इन्होंने ठीक किया? मुझे आप एक इदारा बता दें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने क्या किया? बहुत तनकीद कर दी, खुद डॉक्टर ने, ठीक है जी। 25-30 साल नहीं लाई गई, 25-30 साल से उनको प्रैक्टिस करते हैं। तालीम और सेहत का कारोबार है सर। आप मुझे बताएं तालीम में कौन सी तब्दीलियां आई हैं, कौन सी तूफानी तब्दीलियां ले आई हैं? लेकिन एक सवाल है, ये सईद गनी साहब जो शिकायत कर रहे हैं, हुकूमत तो इनकी भी विफाक में रही है, ये जो कह रहे हैं कि बुनियादी तब्दीलियां लाते, ये तो बहुत पुराना मसला है स्टील मिल का, कोई आज तो पैदा नहीं हुआ। तो ठीक है, आप नजकारी नहीं करना चाहते, वैसे एक ज़माने में इनकी प्रपोजल में भी ये शामिल था, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर आपने ठीक क्यों नहीं किया? वो मैनेजमेंट आप भी तो कुछ दे के जाते। मैं आपको अर्ज करूं कि प्रपोजल में आपने जो कहा शामिल था। पीपल्स पार्टी आज जिस स्टेज पे आ गई है, इसकी आपको पता वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि निजकारी,
पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसियों को एक साइड पर रख दिया और कंप्रोमाइज़ किए। इन्होंने 1988 से निजकारी शुरू की। भुट्टो साहब की ये पॉलिसी नहीं थी। भुट्टो साहब की आखिरी किताब इफ़ आई एम असैसिनेट, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, वो पीपल्स पार्टी के लिए वसीयत है। उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह एतराफ़ किया है, ख़ुद आप जाके देख सकते हैं, आपने कई दफ़ा पढ़ी होगी। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा सबसे बड़ी जो मेरी गलती थी वो दो तबकात के दरमियान मैंने मसालियत कराने की कोशिश की, और आखिरी नतीजा ये है कि तबकात के दरमियान मसालियत नहीं होती, एक तबके की दूसरे तबके पर फतह ही कामयाबी है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा है। पीपल्स पार्टी ने इसको रिजेक्ट किया है। पीपल्स पार्टी ने उस वसीयत पर अमल नहीं किया, इदारों की निजकारी की। आज आप देखें पीपल्स पार्टी का क्या हाल हो गया है। ये वो कंप्रोमाइज़ हैं, वो समझौते हैं। ये इदारे बेचने से मुल्क नहीं चलते। इदारे जो हैं वो कौमी तावील में होने चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे दानिश्वर जिनके पास कोई फ़लसफ़ा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मुतबादल मुआशी प्रोग्राम नहीं। वो कहते हैं जी सारे इदारे बेच दें। भाई ये माफिया के लोग हैं, ये इदारे ले लेंगे। आप स्टील मिल आज बेच दें, 6 महीने के बाद आप देखें वहाँ फ्लैट बने हुए होंगे, रहायशी कॉलोनियाँ बनी हुई होंगी। कोई गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी, जिसको नौकरी की उम्मीद है, जिसको कोई रोजगार की उम्मीद है, वो दरवाजे आप बंद करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, इस तरह मुल्क नहीं चलते। तो लेकिन दूसरी जानिब पूरी दुनिया में ये जो प्राइवेटाइजेशन चल रही है और वहाँ वो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स बन रही हैं और उसमें उनका ज़ाहिर एक पॉलिसीज़, एक ढांचा, एक स्केच मौजूद है, उसकी बुनियाद पर ये करना चाह रहे हैं। चाहे पीपल्स पार्टी ने किया, मौजूदा हुकूमत कर रही है, वो तो उसी को सामने रख रहे हैं ना, उसी फार्मूला को। मैं आपको अर्ज करूँ नकी साहब, आपको मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा, ये बुनियादी तौर पर जो हम IMF के फ्रेमवर्क में है ना, ये IMF का वो फ्रेमवर्क है जो पूरी दुनिया पे एक सरमायादाराना निज़ाम है। उस निज़ाम के तहत वो चीज़ें बना के देते हैं हमें भी वो कहते हैं कि ये चीज़ें आप बेचें, ये चीज़ें बेचें, ये चीज़ें बेचें, रेलवे बेचें, आप वापडा को बेचें, फ़लानी चीज़ को बेचें। वो कहते हैं, वो आलमी सरमायादार जो है वो यही चाहता है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस तरह सिस्टम नहीं चलता। आपने देख लिया अमेरिका की कितनी हम बातें सुनते थे, जब कोरोना आया तो क्या सूरत हाल उनकी हेल्थ की वहाँ हो गई है, उनका सिस्टम बैठ गया पूरा। आपने देखा है कि ट्रंप क्या कहता रहा है। तो मैं अर्ज करूं कि सरमायादाराना निज़ाम जो है, बुनियादी तौर पे हमें ये देखना है कि ये जो सरमायादाराना निज़ाम है ये नाकाम हो चुका है। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, कोई भी जो निज़ाम है ना, गुलामदारी निज़ाम को देखें, अब कई हज़ार साल चला, उसके बाद फिर आप गुलामों की पहली बगावतें जो फिरौनों के खिलाफ हुई, उसके बाद आप फिर देखें जागीरदाराना और शहनशाहियत का निज़ाम आया, वो कई सौ साल चला। अब 300-400 साल से ये सरमायादाराना निज़ाम भी चला है और ये अपनी इस वक्त बदतरीन शक्ल पर आ गया है। ये इस वक्त लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है। आप ये देखें कि तालीम कारोबार है, सेहत कारोबार है। आप ये बताएं कि ये लोगों को, गरीब आदमियों को, हमारे जैसे मुल्क जो लोग हैं, जो राजनपुर में रहता है, जो अब डेरा गाजी खान में रहता है, जो कश्मीर में रहता है, बदीन में रहता है, वो गरीब आदमी जिसकी नस्लों में लोग जो है ना वो करोड़ रुपया नहीं देख सकते, ये लाखों रुपया, हजारों रुपया जो ये प्राइवेट हॉस्पिटलों पे लग रहा है। तो ये सब उसी का हिस्सा है। अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सब उसी का हिस्सा है। इस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लोगों को हेल्थ कार्ड देने शुरू कर दिए। भाई हेल्थ कार्ड आप चंद खानदानों को, आप सैकड़ों खानदानों को, हजारों खानदानों को दे सकते हैं, वो उससे 20 करोड़ को नहीं दे सकते। उसके लिए आप हॉस्पिटल बेहतर बनाएं, आप हॉस्पिटल ऐसे बनाएं। इस गवर्नमेंट ने क्या किया, आप मुझे बताएं कि हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं, यहाँ इस्लामाबाद चले जाएं, मरीजों के साथ जानवरों जैसे सलूक हो रहा है। ये बुनियादी तौर पर ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम बैठ चुका है। इस निज़ाम को तब्दील करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक इसका मुतबादल निज़ाम हमें लाना पड़ेगा। ये वो निज़ाम है, बिल्कुल सही। आपसे मज़ीद भी बात करते हैं, चूंकि अभी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और ये बात मुनीर अकरम साहब ने, जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये बात की है कि 26 खानदानों में दुनिया की दौलत जो है वो सुकड़ कर आ चुकी है उसी निज़ाम के तहत। यकीनी तौर पर उसी के शाखसाने हम भी देख रहे हैं। इस हवाले से भी बात करते हैं और इसके अलावा कुछ आम खबरें हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जिक्र करेंगे कि एक जानिब तो ये सूरत हाल है कि इदारों की निजकारी की बात की जा रही है, मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। पीपल्स पार्टी आज ये बात कर रही है, सिंध हुकूमत ये बात कर रही है कि निजकारी ना की जाए, बल्कि ये माफियाज जो हैं वो ये ख़रीदना चाहते हैं। स्टील मिल को बेहतर करने का किसी का प्लान नहीं है। एक तो इस पर हमने गुफ्तगू की सजातरीन साहब। दूसरा, आज की ये एक अहम खबर सामने आई है। बार बार आप भी तनकीद करते हैं और आप ये कहते हैं कि एहतसाब जो है वो यकतरफा है और बिला तफरीक एहतसाब नहीं किया जा रहा। अपोजिशन भी ये बात करती है। अब जो वफाकी मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब, आपको पता है उनकी तलब किया गया नैब की जानिब से उनको, और उनके बारे में ये कहा गया कि
साबका अदवार में ख़जाने से $1 करोड़ से ज़ायद की गैर कानूनी अदायगी का इल्ज़ाम मुशीर ख़जाना पर आयद किया गया है, चूँकि साबका दौर में भी ये फाइनेंस को देख रहे थे और इस दौर में भी देख रहे हैं। अब तो बिला तफरीक हो गया ना। मैं आपको अर्ज करूं, चंद रोज़ पहले नैब ने जो है वो मोहम्मद मियां सुमरू साहब को भी एक नोटिस जारी किया है और बुज़रा को अब नोटिस जारी होना शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बात नोटिस तक है? क्या अगर यही इल्ज़ाम जो हफीज़ शेख साहब को जो नोटिस जारी हुआ, अगर अपोजिशन के किसी आदमी की होता तो अभी तक उसके घर पहुँचे हुए होते नैब वाले और उसको गिरफ़्तार कर रहे होते। जैसे स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया और फिर उनके घर जिस तरह नैब वाले घूमते रहे और तलाशियाँ लेते रहे और मिला भी कुछ नहीं। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये कोई इस तरह नहीं है कि ये नोटिस दे के कोई बैलेंस करने की कोई बात हो रही है। अगर इन्होंने कुछ किया है तो फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई उसी तरह होनी चाहिए जैसे अपोजिशन के खिलाफ हो रही है। इससे पहले आपको पता है बिलियन ट्री की बहुत बात करते थे, अब सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई हैं उसके बाद भी अगर नैब जो है वो उस केस पर मुतहर्रक नहीं होता या उस पर कोई एक्शन नहीं लेता तो फिर क्या कहा जाए? कुछ ना कुछ नहीं, तो नैब करना का चाहिए एक्शन ना। अभी नोटिस भेजा है, जवाब तलबी ज़ाहिर है की गई है, वो जवाब देंगे और फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन एक बात सर, एक बात, सॉरी टू कट यू, इसमें ये जो इल्ज़ाम है ये भी मौजूदा हुकूमत में करप्शन का नहीं है। सवाल पता है पीपल्स पार्टी के दौर में मैं आपको अर्ज करूं, बात यह है, ये बात तो मैं करता रहा हूं, पहले कही अपने प्रोग्राम में कही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था वो चोर और वो डाकू हैं। उन्हीं की कैबिनेट की आधा से ज़्यादा लोग हैं। हमने पिछले दिनों भी गिनाए थे, हफीज़ शेख साहब भी उनके साथ थे, डॉक्टर फिरदौस आशिक उनके साथ थी, नदीम अफजल चैन उनके साथ थे और बेशुमार लोग हैं। काफ लीग बैठी है, काफ लीग बैठी हुई है और काफ लीग के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज़ इलाही है। तो बात यह है कि ये इनकी अपनी पसंद और नापसंद है, अपनी मर्ज़ी के डाकुओं को साथ मिला लो और बाकी जो बात ना माने उनको डाकू करार दे के उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दो। अब तक आप देख लें, चीनी का स्कैंडल हुआ और चीनी का स्कैंडल, उसके बाद चीनी के रेट्स कहाँ चले गए? क्या जहांगीर तरीन साहब को किसी ने कुछ कहा? वो वापस भी आ गए हैं, क्रशिंग सीज़न भी नया शुरू हो गया है और वो अब चीनी के कहा जा रहा है जी रेट भी कम हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि कम हो जाएंगे, लेकिन आप यकीन माने आप मार्केट में चले जाएं कोई कम नहीं कम हो जाएंगे नहीं सर, वो कह रहे हैं कम हो चुके। बाद अजहर साहब ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वक्त जो हमने ₹5 तक नीचे आए हैं पर केजी, हमने उस दिन गुफ्तगू भी की इस पे और गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात होती रही। वो कह रहे हैं हम चीनी की कीमत को मुस्तहकम कर चुके हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, ये आज की बात नहीं है, ये इससे पहले भी जो वज़ारत ख़जाना के जो एडवाइज़र रहे हैं या जो ख़जाना चलाते रहे हैं मुल्क का, आप उनके अदाद शुमार देखें और आप ज़मीन पर लोगों की हालत देखें तो आपको लगेगा कि ये जो अदाद शुमार दे रहे हैं ये किसी और सियारे की मखलूक हैं। अभी जो ये बात कर रहे हैं, क्या हमाद अज़हर साहब कभी अपारा मार्केट, इस्लामाबाद कैपिटल है, उसकी मार्केट में जाके चीनी ख़रीदें और लोगों को बताएं कि ये हम ₹100 ले रहे हैं, ये ₹20 कम हो गई है, ये ₹10 कम हो गई है? ये बैठ के और इस तरह पॉलिसी बना देना फिर एक ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो कुछ कह रहे बना के दे देती है, वही कर देती है। मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत ने महंगाई पर कंट्रोल करने में ये हुकूमत नाकाम रही है। इन्होंने वो इदारे जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़माने से चले आ रहे थे, पिछले 70 साल से वो मुतहर्रक हो जाते थे, वो ये नहीं कर सके। शहबाज शरीफ पर आप जो मर्जी इल्ज़ामात लगाते रहें, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता था सस्ते बाज़ार लग जाते थे, लोगों को कुछ ना कुछ सहूलत मिलती थी। आप मुझे ये बताएं इस हुकूमत ने क्या किया? यहाँ के जो इस्लामाबाद में जो सस्ते बाज़ार लगते हैं आप उनके जाके देखें, उनमें जो रेट्स हैं वो आम मार्केट्स में भी ज़्यादा हैं। सर आप तो मार्केट की बात कर रहे हैं कि उनको जाके मार्केट में पता करना चाहिए, वो खाली इदारा शुमारियात के फिगर्स उठा के देख लेना, वो आपसे मैच नहीं कर रहे। ये परसों इदारा शुमारियात ने कल से एक रोज़ पहले जो फिगर जारी किए हैं और उसमें जो तनासुब बताया गया है वो ये कह रहे हैं 54.68% जो शरह है महंगाई की वो बढ़ी है। यानी वो मुख्तलिफ चीज़ों का ज़ाहिर है, आपको पता है जो उनका तरीक़ाकार है कि सब्जियात में इतनी कीमतें बढ़ी, तो यहाँ तक तो ये लेवल है कि चलें हम 50% ही कह रहे हैं, तो वो तो गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान, 2 महीने के दौरान, 3 महीने के दौरान महंगाई की शरह बढ़ाती हुई इदारा शुमारियात दिखा रहा है। वो भी ब्यूरोक्रेसी है। और जो हमाद अजहर साहब उससे एक दिन पहले ये बात कर रहे थे कि हमने
चीनी की कीमत नीचे कर दी, वो भी उनको ब्यूरोक्रेसी लिख के दे रही है। देखिए हमाद की आप बातें सुने, हमाद के वालिद साहब से, मियाज़ा साहब से मेरी बड़ी दोस्ती रही है, बड़े ज़बरदस्त आदमी है। हमाद भी पढ़ा लिखा नौजवान है, लेकिन मसला ये है कि ये जो अज़ादोशुमार दिए जाते हैं ये शायद इनकी कोई मजबूरी है कि टेलीविज़न पर आएँ और इस तरह की बातें करें। इनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लोगों की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अब जो ये 2.5 साल एहतसाब जो डाकू कल भी किसी तकरीब में लगे हुए थे, बहुत इसाक डार के लेवल पे आके इस पे हमने बहुत बात भी की, जवाब दे रहे थे, वो ये करें कि ये जो लोगों को महंगाई है, जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, जो लोगों के मसाइल हैं, उनके लिए कोई इनकलाबी पॉलिसी बनाएं, क्योंकि 3 साल के बाद तो मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और आजकल आपको पता है अपोजिशन वैसे ही बहुत ज़्यादा मुतहरक हो रही है। मुल्तान में आपने देख लिया हुकूमत को किस तरह नाकामी हुई, जलसा रोका गया, फिर इजाज़त भी दे दी गई। ये हुकूमत डिसीजन ही नहीं कर सकती। अगर आपने एक डिसीजन कर लिया कि जनाब अब जलसा नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। ये क्या बात हुई कि पहले नहीं होगा फिर करने भी ये देखें, ये हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर गौर करना चाहिए और जायजा लेना चाहिए। लाहौर में तो कह रहे होगा। देखें बात ये कि क्या मुल्तान में कोरोना था और लाहौर में कोरोना नहीं होगा, ये क्या बात आप कर रहे हैं? ये तो फिर देखें, मैं आपको ये बात बताऊं, हुकूमत अगर ये रोकेगी इससे मसाइल बढ़ेंगे। वो क्यों बढ़ेंगे? इसलिए कि मैंने आपको बहुत पहले ये कहा था कि अपोजिशन के जो जलसे हैं इसको कामयाब जो है वो ख़ुद हुकूमत करेगी, क्योंकि गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई की वजह से आम मेहनत कश, आम आदमी, आम मज़दूर जो है, आम किसान जो है वो बहुत परेशान है। तो आम हारी बहुत परेशान है। वो हुकूमत ने उन गरीब आदमियों को कोई रिलीफ नहीं दिया। दालें, चीनी, घी, आटा, दाल, ये आम आदमी की ज़रूरत है। ये एलीट क्लास तो बहुत सारी और भी चीज़ें खा लेती हैं। ये गरीब आदमी, फिर मेडिसिन बहुत महंगी हो गई हैं, फिर अदवायात बहुत महंगी हो गई हैं। क्या इस हुकूमत ने, आप देखें आमिर कियानी साहब को सिर्फ ओहदे से हटा दिया गया अदवायात महंगी की जिम्मेदारी में, उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, कोई नैप मुतहरक हुआ, कोई उनको पकड़ा गया, कोई पूछा गया? उसके बाद अब बदकिस्मती से आप देखें कि उसके बाद दवाइयों के रेट्स जो हैं वो ऊपर जाते रहे, कंट्रोल नहीं हुए। ये एक्शन लिया ना गवर्नमेंट ने। कौन सा एक्शन? जफर मिर्जा साहब को हटा दिया। देखें बात यह कि जफ़र मिर्ज़ा साहब को हटाया, तो क्या जफ़र मिर्ज़ा साहब को हटाने के बाद जो अदवायात हैं उनकी कीमतें ज़मीन पर आ गई हैं, वो कोई कम हो गई हैं? देखें बात तो वो हम शुरू में बात कर रहे थे माफिया है ना। अब माफिया तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो मौजूदा सरमायादाराना निज़ाम है ये पूरी दुनिया में नाकाम होता जा रहा है, और ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, इंसानियत की तरक्की की राह में अब ये रुकावट बनता जा रहा है। और ये जो सरमायादाराना निज़ाम और इस सरमायादार निज़ाम के जो आलमी मालियाती इदारे हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, वो ऐसी ऐसी शराइत बना के भेज रहा है कि हमारे जैसे मुल्क के लोग जो हैं, जो हमारी जैसी हुकूमतें हैं, कोई भी हुकूमत आ जाए वो वर्ल्ड बैंक और IMF का जो फ्रेमवर्क है उससे बाहर नहीं हो सकती। वो तो उसी में मुआशी प्रोग्राम देते हैं, उसी में बजट देते हैं, उसी में लोगों के मसाइल बढ़ते हैं, उसी की वजह से करप्शन ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ करप्शन जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। उसकी बुनियादी वजह जो है कि ये जो मालियाती सरमाया है, ये जो एक तबकाती निज़ाम, मालियाती सरमाया। और फिर एक बात और, जो वर्ल्ड बैंक से हम $1 लेते हैं, वो डॉक्टर कैसर बंगाली साहब बता रहे थे कि वो $14 और साथ लेके जाता है यहाँ से। हमने आज तक, आप किसी दिन ये प्रोग्राम रखें उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि हमने आज तक कितने कर्जे लिए और कितना सूद वापस कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे ऊपर कर्जे मौजूद हैं। हमारी हालत, मुआशी हालत आपके सामने है। इसी तरह दुनिया की और जो हमारी तरह के मुल्क हैं उनकी हालत आप देख लें। तो ये IMF वर्ल्ड बैंक से हमें जान छुड़ानी होगी, हमें मुतबादल कोई निज़ाम लेके आना होगा। हमें ये बता दें हुकूमत के, आपने ये IMF की बात ये भी करते रहे ना, कंटेनर पे जैसे आप जिक्र करते हैं, कंटेनर पे खड़े होकर ये बात करते रहे कि IMF से जान छुड़वाएंगे। तो आप हमें बता दें भाई आपके पास क्या रास्ता क्या है। चले फौरी तौर पर मुमकिन नहीं था तो आप एक आगे का हमें कोई विजन तो बता दें कि हम इस रास्ते से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नकी साहब ये कहा था कि खुदकशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, और फिर IMF के पास गए, वो ताखीर से गए, उसका जो असर पड़ा आम आदमी पर, आम आदमी की बहुत जिंदगी परेशान है नकी साहब, आम आदमी बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो आप तो ये कह रहे हैं कि वो खुदकुशी की बात करके IMF के पास चले गए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमसे गलती हो गई थी, हमें IMF के पास पहले चले जाने थे, हम लेट गए हैं।
तो जब ये कंटेनर पे खड़े होकर बातें कर रहे थे उस वक्त इनको नहीं पता था, इनके जो 7 स्टार लोग इनके साथ थे जिनकी बड़ी ये तारीफें करते थे, असद उमर और पता नहीं किस किस की तारीफें करते थे, ये किसी भी डिपार्टमेंट के आप 5 लोग नहीं 22 साल में तैयार कर सके, सारे के सारे पीपल्स पार्टी और काफ लीग के लोग आपने उठाए हुए हैं। वक्त इस्लाम के करीब है, एक वो यौम दुआ के तौर पर इस जुमे को मनाया जाएगा कोरोना में, ये सदर ममलिकत ने अपील की है तमाम उलमा से, इस हवाले से मैं चाहूँगा कमेंट्स कर दीजिए। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये कोरोना से बचने के लिए हमें सारे जो इक़दाम हैं वो भी करने चाहिए, मौला से दुआ भी करनी चाहिए। जुम्मे को तमाम मुसलमान जो हैं वो जहाँ जहाँ इबादत गाहों में जाएं तो उसके बाद ये दुआएं करें, क्योंकि ये कोरोना जो है ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल में फैल रहा है। अपील भी की गई है SOPs पर। मैं समझता हूँ कि उलमा अपना किरदार अदा करें और वो लोगों को बताएं कि लोग SOP पर अमल करें, क्योंकि मुश्किलात का शिकार हैं हम, पूरी कौम मुश्किलात का शिकार है कोरोना के हवाले से, और किसी घर के एक फ़र्द को हो जाता है तो बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। हमारे यहाँ लोगों के पास ऐसी रहायशें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो एक कमरों में 2 कमरों में 4 6 लोग रहते हैं, तो उनके लिए तो अपने किसी को हो जाए तो अलहदा जगह भी नहीं है रखने की। तो मैं समझता हूँ कि ये सदर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है, और हमारे उलमा जो हैं मेरी भी उनसे गुजारिश है कि वो अपने जुमा के खिताब के दौरान लोगों को ये बताएं कि वो SOP पर अमल करें। जब नमाज़ पढ़ने हैं सिर्फ उस वक्त ना करें, जब मार्केटों में जाएँ उस वक्त भी करें, जब दफातर में जाएँ दुकानों में जाएँ उस वक्त भी करें, क्योंकि आम आदमी जो को हमने बचाना है। आम आदमी की अगर कोरोना का गरीब आदमी कोई मुतासर हो जाए, कोई शिकार हो जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। नहीं, ये तो बड़ा देखिए उलमा का जो पहली लहर थी उसमें बड़ा अहम किरदार है। मसाजिद वो वाहिद मकामात थे जहाँ पे SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद होता रहा है, वहाँ पे वो फासला और ये तमाम चीज़ें, बल्कि हम बार बार जिक्र करते हैं कि अल्लाह का घर बैतुल्लाह में, काबतुल्लाह में भी ये मामला हमें देखने में आया है, अभी भी वहाँ पे यही है। तो उलमा ने अपना पाकिस्तान में भी रोल प्ले किया है, और अब आइंदा के हवाले से आपके इल्म में मसाजिद चूँकि यहाँ पे बड़ी तादाद में माशाल्लाह से मौजूद हैं और लोग उलमा की बात सुनकर उस पर अमल भी करते हैं, एक बड़ी पेनिट्रेशन है, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा इक़दाम है सदर ममलिकत का कि उन्होंने उलमा से ये अपील की है कि आप ये काम करें, क्योंकि शायद वो मेरी और आपकी बात से ज़्यादा उलमा की बात सुनते हैं। नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब मेंबर मस्जिद के मेंबर से, किसी इबादतगाह के मेंबर से जब ये बात होगी और लोगों को ये कहा जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं कि लोग बात मानते हैं और लोग जो है उस पर अमल भी करते हैं, और अमल होना भी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि उलमा को सिर्फ ये नहीं लोगों को कहना चाहिए कि जब आप मस्जिद में आएँ तो उस वक्त SOP पर ख्याल रखें, बल्कि वो लोगों को ये भी बताएं कि भाई जब आप मार्केटों में जाते हो, जब और किसी जगह पे आप जाते हो, अपने दफातर में जाते हो, SOP का ख्याल रखो, क्योंकि ये कोरोना जो है ये हमारा दुश्मन है। कोरोना ये नहीं देखता कि ये कोई करोड़पति आदमी है या गरीब मजदूर है, गरीब मेहनत कश है, तो हमें इससे बचना चाहिए। मैं समझता हूँ सदर पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा इक़दाम, बहुत ही अहसन इक़दाम था। अवाम से अपील है और उलमा से भी ज़ाहिर है ये अपील है कि वो उलमा की अवाम बात सुने भी सही और उस पर अमल भी करें। एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।